बंगाल के पूर्वी छोर पर बसा मंगलकोट गांव अपने 500 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। ताम्बेजरित शिखर पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती तो मंदिर अग्निलाल हो उठता, मानो खुद सूरज उतर आया हो। इसी चमत्कार के दम पर आसपास के इलाकों में समृद्धि फैली हुई थी। पर इस वर्ष सावन लगते ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मंदिर का मुख्य सूर्य विग्रह एक रात अचानक गायब हो गया। साथ ही गांव पर रोग व्याधि और अकाल के बादल मंडराने लगे। डरे सहमे ग्रामीण बैलगाड़ियों में दिल्ली पहुंचे और अकबर के दरबार में गुहार लगाई, हुजूर, सूर्यदेव रूठ गए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाकर सूर्य विग्रह वापस ला सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ, लेकिन सतर्क रहना। जो भी संसाधन चाहिए ले लो और हाँ, सच सामने लाओ, चाहे कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। बीरबल ने 25 चुने हुए सिपाहियों के साथ यात्रा शुरू की। कारवां में राजा के शाही चिकित्सक हाकिम रऊफ, शाही नक्काश रहमान और खगोलविद पंडित विद्याधर भी थे। मकसद साफ था, मंदिर, आसपास के गांव और मौसम बीमारी के रहस्यमय मेल को वैज्ञानिक नजर से परखना। रास्ते में बीरबल ने हंसते हंसते कहा, दोस्तों, अगर मूर्ति सचमुच किसी दैत्य ने चुराई है तो वह हमें डरा धमका कर भगाएगा, और अगर किसी इंसान ने चुराई है तो उसे हमारे सवाल डराएंगे। तैयार रहो, दोनों हाल में हिम्मत दिखानी है। खूबसूरत हरियाली, नदी नाले पार करते हुए जत्था 10 दिन में मंगलकोट की दहलीज पर पहुंचा। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मवेशी बीमार थे और कुओं का पानी कड़वा लगने लगा था। गांव के प्रधान हरिहर दास ने बीरबल को बताया, रात रात भर एक अजीब सी लाल रोशनी जंगल की तरफ चमकती है, हुजूर। लोग कहते हैं वह सूर्यदेव का क्रोध है। बीरबल ने पूछा, मंदिर तक कौन कौन पहरा देता था? 3 पुजारी और 2 चौकीदार, पर घटना वाली रात सब बेहोश मिले। उन्हें याद ही नहीं कि क्या हुआ, प्रधान ने रोते हुए कहा। बीरबल ने तय किया कि सबसे पहले मंदिर परिसर की बारीकी से जांच होगी। पुराना लाल बलुआ पत्थर और तांबे का काम बड़ी कुशलता से गढ़ा था। दरवाजे के पास जलती मशालों का कालिक धुआं अब भी दीवारों पर ताजा था। बीरबल ने देखा कि सिंहद्वार का विशाल ताला टूटा नहीं था, बल्कि बड़े कौशल से उसकी पिन खिसका कर खोला गया था। काम किसी भीतर के आदमी का लग रहा था। मंदिर के गर्भगृह के फर्श पर घुड़सवार की नाल जैसे निशान थे, मगर बाहर घोड़े का कोई पगचिन्ह नहीं, यानी किसी ने भीतर ही भीतर घोड़े के खुर जैसा नकली सांचा पहनकर निशान बनाए। यह सब दैवी चमत्कार का ढोंग रचने के लिए किया गया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जिसने भी यह योजना बनाई है वह डर के साथ साथ वैज्ञानिक दिखावे का भी उपयोग कर रहा है। रात को बीरबल, सिपाही अर्जुन सिंह और नक्काश रहमान जंगल की ओर बढ़े। सचमुच दूर कहीं लाल रोशनी चमक रही थी। पास जाने पर पता चला कि वह राल, पाइन रेजिन और तांबे के चूरे से बना ज्वलनशील मिश्रण था, जो कम ताप पर लाल शोला देता है। रहमान बोला, हुजूर, यह मिश्रण तो कोई कुशल धातुकार ही बना सकता है। बीरबल को याद आया, गांव के बाहर पुरानी खदान है, जहां अंग्रेज व्यापारी तांबे के लड्डू खरीदने आते थे। खदान के ठेकेदार सेठ मोर सिंह और मंदिर के प्रधान पुजारी शांति भूषण दोनों ही हाल के महीनों में अचानक धनी हुए थे। सेठ ने नया हवेलीनुमा घर बनवाया था, जबकि पुजारी ने तांबे के विशाल कलश दान किए थे, जिनकी कीमत गांव वाले नहीं चुका सकते थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग तलब किया। सेठ बोला, मैंने नई नस निकाली है, सो पैसा आया है, हुजूर। पुजारी बोला, कलश तो भक्तों ने चढ़ाया है। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, सत्यमेव जयते, और दोनों को विदा कर दिया, मगर मन ही मन पेच कस चुका था। अगली सुबह बीरबल ने एक सूफी फकीर का भेष धारण किया। गांव के चौपाल पर बांसुरी बजाते बजाते बोला,
जिनके मन में पाप होगा उनके कान में यह बांसुरी आग की तरह लगेगी। लोग टोने टोटके से भयभीत थे। भीड़ में सेठ मोरसिंह की कनपटी पर पसीना छलक आया। बीरबल ने ध्यान से देखा कि सेठ के हाथों पर तांबे की महीन धूल जमी है, जैसी रात के लाल शोले में काम आती थी। नक्काश रहमान ने मंदिर के प्राचीन नक्शे का बारीक निरीक्षण किया। पता चला कि गर्भगृह के नीचे कभी देवयज्ञ के लिए छोटी सुरंग थी, जो सालों से बंद मान ली गई थी। आधी रात को बीरबल, अर्जुन सिंह और 2 सिपाही मशाले लेकर उस फरशप्तल को उखाड़ने में लगे जहां से निशान गायब हो रहे थे। नीचे पत्थर की पुरानी सुरंग मिली, जिसमें ताजा पैरों की मिट्टी और घिसाव के चिन्ह थे। सुरंग का दूसरा सिरा सीधा सेठ मोरसिंह की हवेली के तहखाने में खुलता था। तहखाने में लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियां रखी थी। एक पेटी खोलने पर तांबे का पुराना आइकन, दूसरे में वैसा ही सोने का चढ़ाया हुआ सूर्य विग्रह का नकल और तीसरे में असली सूर्य विग्रह के खंडित टुकड़े मिले। बीरबल ने समझ लिया, साजिश यह थी कि असली मूर्ति चुराकर तांबे सोने का चमकदार कृत्रिम चमत्कारी विग्रह विदेशी व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेचा जाए और गांव वालों को अंधविश्वास में डुबाकर रखा जाए। ठीक तभी तहखाने का गुप्त दरवाजा खुला और पुजारी शांति भूषण कुछ आदमियों के साथ घुसा। उसने बीरबल को पहचान लिया और चीखा, धोखा, सिपाहियों को बुलाओ। अर्जुन सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। हाथापाई हुई। पुजारी के आदमी तलवारें लहराते थे, मगर शाही सिपाहियों की संगठित चाल के आगे टिक न सके। हाथ पीछे बांधकर सबको बाहर निकाला गया। हवेली के आंगन में गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे दंग रह गए कि जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही चोर निकले। बीरबल ने भीड़ को पुकार कर कहा, यह सूर्यदेव आपसे रूठे नहीं थे। यह लालच था जिसने मूर्ति पर हाथ डाला। डर फैलाओ, चमत्कार गढ़ो और फिर धर्म के नाम पर कमाई करो, यही इनका खेल था। सेठ और पुजारी सिर झुकाए खड़े रहे। गांव वालों की आंखों से आंसू गिरने लगे, कोई क्रोध के, कोई शर्म के। अगली भोर गांव के चौक में अस्थाई दरबार सजा। बीरबल के इशारे पर सेठ मोरसिंह, पुजारी शांति भूषण और उनके चेले रस्सियों से बंधे लाए गए। गांव वालों का रौद्र रूप देखकर अकबर के दूत ने ऊंची आवाज में कहा, सम्राट के आदेशानुसार पहले स्थानीय पंचायत का पक्ष सुना जाएगा, फिर शाही फैसला सुनाया जाएगा। प्रधान हरिहर दास ने 3 मांगे रखीं। 1, चोरी गई सूर्य मूर्ति अविलंब लौटाई जाए। 2, मंदिर की मरम्मत का पूरा खर्च अपराधियों से वसूला जाए। 3, गांव वालों के नुकसान की भरपाई के लिए अपराधियों की जायदाद नीलाम हो। बीरबल ने अभियुक्तों को बोलने का आखिरी अवसर दिया। सेठ मोरसिंह कांपती आवाज में बोला, मैंने लालच में आकर यह सब किया, पर मूर्ति हमने गलाकर नहीं बेची, सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर हवेली में छिपाया था। हमें माफ कर दीजिए। पुजारी शांति भूषण ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने धर्म की आड़ में पाप किया। मेरा अपराध क्षमायोग्य नहीं। मेरे हिस्से की संपत्ति गांव को दे दी जाए। बीरबल ने पंचायत से सलाह मशविरा कर फैसला लिखा और मुहर लगाई। आर्थिक दंड। सेठ मोरसिंह की हवेली, तांबाखदान का आधा हिस्सा और जमीनें नीलाम करके 3000 अशरफिया गांव के कल्याण कोष में जमा करा दी गईं। पुजारी शांति भूषण की परंपरागत पुजारी जागीर मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। वह अब सिर्फ एक साधारण सेवक रहेगा। शारीरिक सामाजिक दंड। दोनों अपराधियों को 6 महीने के लिए कठोर सार्वजनिक श्रम दिया गया। उन्हें गांव के तालाब गहरे करने, टूटी सड़कें ठीक करने और मंदिर की मरम्मत में पत्थर ढोने होंगे। काम के दौरान उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार साधारण दाल भात मिलेगा, कोई विशेष सुविधा नहीं। नैतिक दंड। सूर्य मूर्ति पुनर्स्थापना समारोह में इन्हें सबके सामने क्षमा याचना करनी होगी। भविष्य में ये किसी भी धार्मिक व्यावसायिक पद पर नहीं रहेंगे। दोष दोहराने पर सीधे दिल्ली किले की जेल।
भीड़ ने देखा कि बीरबल ने कोई फांसी या अंगभंग नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था सुधार की संभावना को कभी मत मारो, अपराध और अपराधी दोनों अलग अलग हैं। मूर्ति चोरी के बाद खेतों में एक अजीब रोग लग गया था। धान की बालियां काली पड़कर झड़ जाती थी। लोग इसे सूर्य रोग मान रहे थे। बीरबल का वैज्ञानिक प्रयोग। बीरबल ने हाकिम रऊफ और पंडित विद्याधर को साथ लेकर खेतों की मिट्टी जांची। पाया कि जमीन में तांबे का बारीक चूरा मिला हुआ है, जो सेठ की खदान से बहकर नहरों में आ गया था। तांबा अधिक मात्रा में बीजंकुर नष्ट कर देता है। समाधान के लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। एक नीमखली और गोबर का घोल खेतों में डलवाया, जो तांबे के अंश को बांधकर मिट्टी की उर्वरता लौटाता है। 2 नहर के मुहाने पर चारकोल फिल्टर लगवाया, ताकि खदानजल का तांबा आगे न फैले। 20 दिन में खेतों का रंग बदलने लगा, हरी कोंपलें फूट पड़ी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। खंडित टुकड़ों का मिलाप। नक्काश रहमान और शाही कारीगरों ने पत्थर के टुकड़ों को पारसी गोंद और लोहे की डॉल पिनों से जोड़ा। जो जोड़ न जुड़ पाया, वहां उन्होंने सोना तांबा मिश्र धातु की पतली परत चढ़ाई। इससे थोपड़ी पर हल्की सुनहरी लपट जैसी चमक आ गई। ग्रामीण इसे नई ज्योति कहने लगे। महाअभिषेक। पूर्णिमा की रात पूरे बंगाल प्रांत से लोग इकट्ठे हुए। मंदिर शिखर पर घी के हजारों दीप जले। अकबर ने दिल्ली से एक रेशमी पताका भेजी, जिस पर फारसी लिपि में लिखा था, नूर हक नूर इलाही, अज्ञान का तिमिर हर लो। बीरबल ने स्वयं शंख फूंका और ग्रामीणों ने मिलकर सूर्यदेव की जय का निनाद किया। सेठ और पुजारी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक क्षमा मांगी और मंदिर की सीढ़ियां झाड़ते झाड़ते रो पड़े। 3 महीने बाद बीरबल लौटकर अकबर के सामने पहुंचा। पूरा वृत्तांत, लेखागार के दस्तावेज और अकाल मुक्ति के मृदानमूने साथ लाए। अकबर ने तसल्ली से सब सुना, फिर ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि वीरता तलवार से नहीं, विवेक से चमकती है। धर्मस्थान को लूटने वाले खुद के अंधेरे को गहराते हैं, पर तुमने गांव को ज्ञान का सूर्य लौटाया। दरबार में बीरबल को दीवान मंगल की नई उपाधि दी गई, अर्थात वह जो संकट में मंगल लाए। साथ ही 500 अशरफिया इनाम पर बीरबल ने आधी राशि मंगलकोट के विद्यालय निर्माण को समर्पित कर दी। कुछ ही वर्ष में मंगलकोट बंगाल का प्रमुख अनाज भंडार बन गया। नया विद्यालय, तालाब और पक्की सड़कें कस्बे को बाजार नगर में बदल गईं। बीरबल ने अंतिम दौरे पर ग्रामीणों को एक सीख दी। सूर्य मंदिर की दीवारें पत्थर की हैं, पर सच्चा मंदिर तुम्हारे मन में है। जब मन को अंधविश्वास से मुक्त रखोगे, तो कोई लालची तुम्हारा सूर्य चुरा नहीं पाएगा। अकबर बीरबल की यह कथा दूर दराज तक फैली। लोग समझ गए, भय प्लस अज्ञान शोषण, ज्ञान प्लस साहस समाधान। और तभी से बंगाल में एक कहावत चल पड़ी, जहां बीरबल का दीपक जले, वहां अंधेरा टिक न पाए। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करते करते उत्तर व मध्य भारत के कई इलाकों को एक सूत्र में पिरो दिया था। इस तेजी से बढ़ती सीमाओं ने दरबार का दायित्व बढ़ा दिया। नए प्रांतों में प्रशासन, नए इलाकों से कर संग्रह, विभिन्न जातियों धर्मों का समायोजन और ढेरों सांस्कृतिक बदलावों को अपनाना। दरबारियों में कोई वित्त विशेषज्ञ था, कोई सैन्य अभियानों में निष्णात, तो कोई कला संगीत नृत्य में पारंगत। लेकिन सबसे अलग दर्जा रखता था बीरबल, एक ऐसा सलाहकार जो अपनी तार्किक क्षमता, विनम्रता और ज्ञान के कारण अकबर के अत्यंत करीबी हो गए थे। इन दिनों दरबार में कई नए चेहरे भी थे। कुछ लोग नए प्रांतों से यहाँ आकर बड़ी पदवी की चाह रखते थे, कुछ मूल दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। अकबर चाहते थे कि दरबार में समावेशन हो, मगर ईर्ष्या व परस्पर टकराव से बचना भी जरूरी था। बीरबल ने यह भूमिका निभानी शुरू की, विभिन्न गुटों में सामंजस्य बिठाना, प्रतिभाओं को उभरने का मौका देना और दरबारी षड्यंत्रों की जड़ तक पहुंचकर अकबर को सचेत करना। एक दिन सूचना मिली कि दक्षिण भारत के एक सामंत
राजा रामेश्वर का दूत शत्रुघ्न पंडित दरबार में आने वाला है। कहते थे कि वह अपनी विद्वता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने उसका भव्य स्वागत करने की योजना बनाई। कई घंटे की यात्रा के बाद दूत आया, हाजिरी भरी और कहा, महाराज, हमारे स्वामी चाहते हैं कि हम मुगलों से मित्रता प्रगाढ़ करें। दरबार में कुछ लोग फुसफुसाए, दक्षिण के राजा क्यों दोस्ती चाहेंगे? क्या वे किसी खतरे से बचना चाहते हैं या कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं? बीरबल को लगा कि यह सामान्य दूतावास न होकर एक जटिल कूटनीति हो सकती है। शत्रुघ्न पंडित को राजकीय मेहमान के तौर पर रुकवाया गया। कुछ ही दिन में उसने दरबार के कई लोगों से मित्रता कर ली। किसी को उसने दक्षिण के रत्नों की पेशकश की, किसी को साहित्य के अप्रतिम ग्रंथों की। धीरे धीरे वह सबका चहेता बनने लगा। बीरबल शांत भाव से इसे देख रहे थे। दरबार में एक आयोजन हुआ जहां विभिन्न बुद्धिजीवी आपस में चर्चा कर रहे थे, दर्शन, इतिहास, कूटनीति इत्यादि पर। शत्रुघ्न पंडित ने अपने भाषण में कहा, मानव समाज की उन्नति के लिए सांस्कृतिक एकता आवश्यक है। उत्तर और दक्षिण की साझेदारी हमें नए आयाम दे सकती है। सबने तालियां बजाईं। अकबर भी प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कहे गए शब्द अच्छे हैं, पर इनके पीछे की मंशा समझना भी उतना ही जरूरी है। शत्रुघ्न पंडित ने बीरबल से एक प्रश्न किया, आपकी दृष्टि में साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक उचित है? बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, जहाँ तक न्याय और भलाई पहुँचा सके वहीं तक। इस उत्तर ने पंडित को प्रभावित किया और वह बीरबल की ओर आदर से देखने लगा। मगर बीरबल की दृष्टि में अभी भी उस दूत की भाव भंगिमा पढ़ने की कोशिश जारी थी। अगले कुछ दिनों में राजधानी के बाजारों में अफवाहें उड़ने लगी कि दक्षिण के राजा मुगल साम्राज्य के अधीन होना चाहते हैं या वे यहाँ राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लाएंगे, आदि आदि। कुछ लोग कहने लगे कि वह राजा इतना धनवान है कि मुगलों को भी पीछे छोड़ दे। बीरबल इस कोलाहल पर हैरान थे। आखिर ये अफवाहें कौन फैला रहा है? उन्होंने कुछ गुप्तचरों को बाजारों में तैनात किया। पता चला कि कुछ दक्षिणी व्यापारी लगातार लोगों के बीच इस तरह की बातें फैला रहे हैं। बीरबल को संदेह हुआ कि कहीं यह एक संगठित प्रचार तो नहीं। दरबार के अंदर ईर्ष्यालु समूह भी सक्रिय था। उन्हें लगा कि यदि दक्षिण से गठजोड़ हो गया तो बीरबल और मजबूत हो जाएगा। वे किसी भी तरह इस प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते थे। उन्होंने नई नई बातें उछालनी शुरू की। दक्षिण से आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति नष्ट कर देंगे, आदि। अकबर ने यह सब सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि दक्षिण दूत के सम्मान में एक भव्य जलसा रखा जाए। इससे एक और रिश्ते मजबूत होंगे और दूसरी ओर दरबार भी एक मंच पर इकट्ठा होगा ताकि चर्चाओं में पारदर्शिता रहे। जलसे में संगीत, नृत्य, विविध प्रदर्शनियां लगाई गईं। हथकरघा वस्त्र, चित्रकला, मूर्तिकला सबका संगम था। शत्रुघ्न पंडित ने कहा, महाराज, सचमुच आपका राज्य कलात्मक दृष्टि से समृद्ध है। अकबर ने उत्तर दिया, आपके दक्षिण की कला भी अद्वितीय है। हम उस परंपरा को करीब से जानना चाहते हैं। जलसे के बीच कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने हलचल मचाई कि दक्षिणी वस्त्रों की प्रदर्शनी घटिया है, आदि आदि। बीरबल ने बड़ी चतुराई से स्थिति संभाली। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता है, इसे समझने में समय लगता है। हमें पूर्वग्रह से बचना चाहिए। जलसे के दूसरे दिन एक दिलचस्प मोड़ आया। दरबार की एक नवयुवती जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, रूपांजलि, शत्रुघ्न पंडित की ओर आकर्षित हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि वे दोनों एकांत में बातें कर रही हैं। दरबारी गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी। कहीं पंडित यहाँ विवाह संबंध तो स्थापित नहीं कर रहे। इसी बीच ईर्ष्यालु गुट ने सुनियोजित अफवाह फैला दी, रूपांजलि और पंडित का प्रेम संबंध है। वे मिलकर दक्षिण के राजा के साथ कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। बात अकबर तक पहुंची तो वे चकित रह गए। हालांकि उन्हें भरोसा था कि रूपांजलि दरबार की एक सामान्य परिचारिका भर है। क्या वह वास्तव में इतनी प्रभावशाली है कि कूटनीतिक खेल खेल सके?
बीरबल को लगा कि यह षड्यंत्र रूपांजलि और पंडित दोनों को फंसाने के लिए रचा गया है। उन्होंने स्वयं रूपांजलि से मुलाकात की। वह घबराई हुई थी। मैं केवल उसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता था लोग ऐसा समझेंगे। बीरबल ने सांत्वना दी, सच जल्द सामने आएगा, परेशान मत हो। इन सब के बीच कुछ कट्टरपंथी दरबारियों ने यह मुद्दा उठाया कि दक्षिण से आए लोगों का यहाँ आना संस्कृति के लिए घातक हो सकता है। हमें इन पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यदि आपने इन्हें खुली छूट दी तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। अकबर ने उत्तर में कहा, हमारी नीति सबको साथ लेने की है। डर और कट्टरता से कोई भलाई नहीं होती, पर वे भी चाहते थे कि कहीं कोई धोखा न हो जाए। इसलिए उन्होंने बीरबल से इस विषय में पूरा विवरण तैयार करने को कहा। भविष्य की आशंकाओं और फायदे दोनों पर रोशनी डालो। अकबर ने तय किया कि एक प्रतियोगिता होगी जहां दक्षिण दूत शत्रुघ्न पंडित और हमारे दरबार के विद्वान आपस में तर्क वितर्क करेंगे। इससे उसकी वास्तविक बुद्धि और मंशा स्पष्ट हो जाएगी। यह प्रतियोगिता खुली होगी, दरबारी, शहरवासी सभी इसे देख सकेंगे। घोषणा हुई। दर्शन, न्याय, कूटनीति, इतिहास, किसी भी विषय पर प्रश्न हो सकते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ तर्क देगा उसी की वाहवाही। सभी उत्सुक हुए, क्या शत्रुघ्न पंडित वाकई बहुत विद्वान है या यह सब दिखावा है? दूसरी ओर शत्रुघ्न पंडित कंपटीशन सुनकर तैयार दिखा, मानो उसे इसी का इंतजार हो। बीरबल को संदेह हुआ कि वह इतना आत्मविश्वासी क्यों है। कहीं यह भी किसी बड़े नाटक का हिस्सा तो नहीं। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार के विशाल प्रांगण में मंच सजा था। लोग बैठकर विद्वानों के बीच होने वाली वाकयुद्ध को देखने आए। सबसे पहले कुछ अन्य दरबारियों ने पंडित से सामान्य प्रश्न किए, जिनके उत्तर उसने निहायत सरलता और ओजपूर्ण भाषा में दिए। जैसे, मानव सभ्यता की मूल पहचान क्या? पंडित बोला, भाषा और संस्कृति का मिश्रण जिसमें सबकी सहभागिता हो। लोग तालियां बजाने लगे। बीच बीच में कोई इतिहास का प्रश्न दागता, कोई दर्शन का। वह सबके उत्तर बड़े सहज अंदाज में देता गया। अकबर और दरबार चकित हुए। शत्रुघ्न पंडित वाकई कुशाग्र है। तभी बारी आई बीरबल की। उन्होंने पूछा, भाई, तुमने कहा कि दक्षिण और उत्तर की मैत्री से मानवता आगे बढ़ेगी, पर क्या होगा यदि एक पक्ष दूसरे को केवल साधन की तरह इस्तेमाल करे? इस गूढ़ प्रश्न पर पंडित मुस्कुराया। तब तो वह मैत्री नहीं, व्यावहारिक दास्ता बन जाती है। हमें सच्ची साझेदारी की जरूरत है। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। बीरबल ने सोचा, उत्तर बुरा नहीं, मगर क्या यह सिर्फ शब्दों का मायाजाल है? प्रतियोगिता के बाद रूपांजलि ने बीरबल को बताया कि शत्रुघ्न पंडित ने निजी बातचीत में मुझे दक्षिण आने का प्रस्ताव दिया। कहा कि वहां मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा, पर उसके बोलने के अंदाज से लगा कि वह मुझे वहां बंधक बना सकता है या मुझसे कोई गुप्त कार्य कराना चाहता है। बीरबल को झटका लगा, यह तो गंभीर है। क्या उसने ऐसा कहा कि वह तुम्हें रोक लेगा? रूपांजलि बोली, उसने सीधे नहीं, पर कहा कि तुम्हारी खूबसूरती और बुद्धि मेरे राजा के लिए उपयोगी हो सकती है। बीरबल ने समझ लिया, शत्रुघ्न पंडित शायद दक्षिण के राजा की ओर से दरबार की प्रतिभाशाली महिलाओं को प्रभावित कर उन्हें दक्षिण ले जाना चाहता है। इससे मुगल दरबार की प्रतिभा व गोपनीयता को नुकसान हो। यह संभव है यह कोई राजनीतिक चाल हो। बीरबल ने रूपांजलि से कहा, तुम पंडित से बातचीत जारी रखो, उसकी योजना जानने की कोशिश करो, पर संभल कर। साथ ही कुछ गुप्तचरों को भी लगा दिया कि वे पंडित का पीछा करें, उसकी मुलाकातों पर नजर रखें, किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है। अगले कुछ दिन चौंकाने वाले रहे। पता चला कि पंडित ने दरबार के कुछ महत्वाकांक्षी नवयुवकों को भी दक्षिण में बड़े पद का लालच दिया है और उन्हें अपने साथ चलने को कहा है। कहीं वह मुगल दरबार के युवाओं को अपने राज्य में तोड़कर ले जाना तो नहीं चाहता? अगर ऐसा है तो यह कूटनीतिक धोखा होगा। अकबर को यह सब संकेत मिला। वे सोच में पड़ गए।
अगर वह वाकई युवाओं को अपने राज्य में लुभाना चाहता है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमारी प्रतिभा और गोपनीय जानकारियां दक्षिण के हाथों में चली जाएंगी। ईर्ष्यालु गुट ने तुरंत कहा, देखा, दक्षिण से दोस्ती खतरनाक है। पर अकबर ने स्थिरता से जवाब दिया, हम एक बार निश्चित सबूत इकट्ठा करेंगे, तभी कोई कड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने बीरबल को पूरी जांच की खुली छूट दी, देखो सच्चाई क्या है। इसी बीच राजधानी में अजीब सी महंगाई फैलने लगी। मसाले, कपड़े, अन्न, सबके दाम उछलने लगे। व्यापारी कहने लगे, हम दक्षिण से माल मंगाते थे, पर अब रास्तों पर डाकुओं का खतरा है। सप्लाई कम हो गई, इसलिए दाम बढ़ गए। लोग परेशान थे, महंगाई से रोजमर्रा का जीवन मुश्किल हो रहा था। बीरबल ने सोचा, कहीं शत्रुघ्न पंडित की अगुवाई में ये व्यापारी जानबूझकर कालाबाजारी तो नहीं कर रहे, ताकि जनता असंतुष्ट हो जाए। उन्होंने जांच शुरू की। कुछ व्यापारियों को पकड़ा गया, जिनके गुप्त गोदाम में बहुत सारा अनाज मिला। यह स्पष्ट था कि वे कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं। इससे साबित हुआ कि पंडित के साथ न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक षड्यंत्र भी चल रहा है। प्रजा को नाराज करने, दरबार पर दबाव बनाने और किसी तरह दक्षिण के हित साधने की मंशा हो सकती है। अकबर ने घोषणा की, पिछली तर्क वितर्क प्रतियोगिता अद्भुत रही, पर अब हम दूसरा चरण रखना चाहते हैं, जहां व्यावहारिक मसलों पर बहस होगी, जैसे कर व्यवस्था, व्यापार, प्रशासन। देखते हैं किसके विचार बेहतर हैं। शत्रुघ्न पंडित ने स्वीकार कर लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल वह इतना आत्मविश्वासी था, जैसे उसे यकीन हो कि वह किसी भी विषय पर सबको प्रभावित कर सकता है। प्रतियोगिता का दिन आया। अकबर के सामने पंडित ने बड़े बड़े प्रस्ताव रखे। यदि आप दक्षिण के साथ विशेष समझौता करें, तो हमें सीमित कर लगाना पड़ेगा और हमें खुली आवाजाही मिलेगी। इसके बदले में हम आपको दुर्लभ वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। कुछ दरबारी लोभवश इस प्रस्ताव के पक्ष में दिखे। वाह, यह तो फायदे का सौदा लगता है। पर बीरबल सतर्क थे, अगर उन्हें खुली आवाजाही मिली तो हमारे राज्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इस पर पंडित ने गोलमोल जवाब दिया, हम भरोसेमंद सहयोगी हैं। लोगों ने ताली तो बजाई, पर बीरबल ने संदेह से उसकी बातों को दर्ज किया। उसके भरोसे का मापदंड क्या? रूपांजलि ने बीरबल को बताया कि पंडित ने अब उसे धमकाना शुरू कर दिया है, यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें दरबार में बदनाम कर दूंगा कि तुम मुझे गलत इशारे कर रही थी। वह रोने लगी, महाराज, यह अन्याय है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल ने समझाया, डरो मत, सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने अकबर को यह बात बताई। अकबर क्रोधित हुए, यह दूत की मर्यादा नहीं निभा रहा है, हम उसे तलब करेंगे। मगर बीरबल ने कहा, महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमें इसकी करतूतों का पूरा पर्दाफाश करना होगा। उन्हीं दिनों एक गुप्त पत्र बीरबल के हाथ लगा। इसमें लिखा था कि दक्षिण से आए दूत अपने राजा को लिख रहा है कि मुगल दरबार के अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम अपने पक्ष में कर रहे हैं। महंगाई का संकट बढ़ाया जा रहा है और राजा अकबर को समझौतों में उलझाया जा रहा है, ताकि हम राजनीतिक लाभ उठा सकें। इस पत्र ने सारी शंकाओं को पुष्टि कर दी। असल में यह सब मुगल दरबार को कमजोर करने या उल्लू बनाने का प्रयास था, जिसमें व्यापार, प्रेमजाल, अफवाहें, सबका इस्तेमाल हो रहा था। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अकबर के सामने सबूत पेश किए जाए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने वह गुप्त पत्र अकबर को सौंप दिया। पढ़ते ही अकबर का चेहरा तमतमा उठा, तो यह शत्रुघ्न पंडित हमें धोखा दे रहा था। वह हमारी प्रतिभाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे दरबारी सभी को अपनी तरफ कर रहा था। कुछ दरबारियों ने तुरंत कहा, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, पर बीरबल ने संयम रखा। महाराज, वह आधिकारिक दूत है। यदि हम सीधे गिरफ्तार करेंगे तो दक्षिण के राजा के साथ राजनयिक संबंध बिगड़ सकते हैं। हमें चतुराई से काम लेना होगा, ताकि सच्चाई सबके सामने स्पष्ट हो। अकबर ने योजना बनाई। एक तीसरी प्रतियोगिता रखी जाएगी। इस बार विषय होगा न्याय और नैतिकता।
वे चाहते थे कि इसी बहाने पंडित की असलियत उघाड़ दी जाए, उसके कुत्सित इरादों से लोगों को अवगत कराया जाए। घोषणा हुई, तीसरी प्रतियोगिता कल होगी, जिसमें दक्षिण के दूत और बीरबल के बीच सीधी बहस होगी। शहर भर में सनसनी फैल गई। वाह, बीरबल की बुद्धि और पंडित के तर्कों का मिलन, यह अभूतपूर्व होगा। इधर पंडित भी आत्मविश्वासी था। उसे लग रहा था कि वह शब्दजाल से सबको भरमा लेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसके षड्यंत्र के प्रमाण अकबर बीरबल के पास पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता वाले दिन दरबार भरा हुआ था। राजमहल के खुले प्रांगण में मंच सजा था। अकबर, रानी जोधा, सभी नवरत्न और दरबारी मौजूद थे। जनता भी भारी तादाद में बाहर इकट्ठा हुई। शुरुआत में पंडित ने अपना पक्ष रखा। न्याय वह है जो प्रजा का हित करे। नैतिकता वही है जो सबको आनंद दे। राजा को अपना हित सोचना चाहिए, प्रजा का भी और मित्र देशों का भी। बीरबल ने पूछा, जब मित्र देश भेष बदलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या उसे मित्र कहा जा सकता है? पंडित बोला, अगर प्रमाण हो तो निश्चित ही नहीं। बीरबल ने तीखा सवाल दागा, यदि कोई दूत अपनी पदवी का दुरुपयोग करके मेजबान देश की प्रतिभाओं को भटकाए, आर्थिक संकट पैदा करे और दरबारियों पर निजी आक्षेप लगाए, क्या यह न्याय संगत है? पंडित झिझकता हुआ बोला, कदापि नहीं। पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? बीरबल ने मंच पर आगे बढ़कर उच्च स्वर में कहा, क्योंकि ऐसी ही करतूतें आपने की हैं, शत्रुघ्न पंडित। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अचानक सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक एक कर प्रमाण पेश किए। उस गुप्त पत्र की प्रति, रूपांजलि की गवाही की कैसे उसे डराने धमकाने की कोशिश हुई, महंगाई के लिए जिम्मेदार व्यापारियों का बयान कि उन्हें पंडित ने उकसाया था, आदि। अकबर ने दहाड़ लगाई, शत्रुघ्न पंडित, तुमने दूत की मर्यादा का अपमान किया, हमारे दरबार का भी और हमारी प्रजा का भी। पंडित हक्का बक्का रह गया। कुछ देर तक वह बिफरता रहा कि ये सब झूठ है, मगर प्रमाण बहुत पुख्ता थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बचना मुश्किल है। हताश होकर वह बोला, मुझे अपने राजा के आदेश का पालन करना था। वह चाहता था कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो, ताकि भविष्य में वह आपसे अपनी शर्तों पर संधि करे। दरबार में उत्तेजना फैल गई। कई दरबारी खड़े होकर पंडित को भला बुरा कहने लगे, धोखेबाज, कपट वगैरह। पंडित ने अकबर से विनती की, महाराज, मेरी जान बख्श दें। मैं तो विवश था। यदि मैं इस कार्य में विफल रहता तो मेरा राजा मुझे कठोर दंड देता। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, पर मैं आदेश का पालन कर रहा था। कुछ दरबारी द्रवित हो गए। शायद यह सच हो कि वह मजबूर था, पर बीरबल ने कहा, धोखा तो धोखा है, चाहे किसी भी मजबूरी से किया जाए। यह दरबार आपसे जवाब चाहता है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम राजकीय दूत हो, इसलिए हम तुम पर सीधा कठोर दंड नहीं दे सकते, पर तुम्हारा यह कृत्य अक्षम्य है। हम तुम्हें निष्कासित करेंगे। तुम वापस जाओ और अपने राजा को संदेश दो कि मुगल साम्राज्य को धोखा देना आसान नहीं। पंडित ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि राजदूत होने के कारण उसकी जान बच रही है, वरना घोर दंड मिलता। पंडित के वापस लौटने के बाद दक्षिणी राज्य से कोई उत्तर न आया। कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर एक दिन खबर मिली कि उस राजा की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी सिंहराज गद्दी पर बैठा है। वह पहले से ज्यादा शांतिप्रिय माना जाता है। अकबर को कुछ तसल्ली हुई, शायद अब वह पुरानी रंजिश खत्म होगी। बीरबल ने कहा, हमें नए राजा को संदेश भेजकर मैत्रीपूर्ण रिश्ते की इच्छा जाहिर करनी चाहिए, ताकि पूर्वकथा को भूलकर आगे बढ़ सकें। दरबार ने यह प्रस्ताव स्वीकारा। सिंहराज के पास संदेशवाहक भेजा गया और कुछ ही दिनों में जवाब आया, हम पुराने विवादों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह दक्षिण के साथ रिश्ते में जमे बर्फ के टुकड़े पिघलने लगे। दक्षिण के षड्यंत्र से मुक्त होकर अब राजधानी में सब सामान्य होने लगा। महंगाई नियंत्रण में आई। व्यापारी फिर से सामान लाने लगे।
रूपांजलि ने दरबार में अपना सम्मान फिर पाया और जिन नवयुवकों को पंडित बहला रहा था वे वापस अपने कार्यों में रम गए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारी वफादारी और चतुराई के कारण यह बड़ा संकट टल गया। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाता हूँ। यह आपका और दरबार का संयुक्त प्रयास था। अकबर ने रूपांजलि के साहस को सराहा। तुम्हारे बयान के बिना हम प्रमाण नहीं जुटा पाते। उन्होंने उसे दरबार में एक विशेष पद दिया जहां वह स्त्रियों से जुड़े मसलों पर सलाह देती। इससे महिला दरबारियों को प्रोत्साहन मिला और रूपांजलि की स्थिति भी मजबूत हुई। साथ ही रूपांजलि के प्रति फैली अफवाहों का अंत हो गया। किसी को अब शक नहीं था कि वह दक्षिण की एजेंट है, बल्कि सबने माना कि वह षड्यंत्र की पीड़िता थी। इस पूरे कांड से बीरबल का कद और बढ़ गया। दरबारी मानने लगे कि वह सिर्फ हाजिर जवाब नहीं, बल्कि गंभीर कूटनीतिक समझ भी रखता है। ईर्ष्यालु गुट भी कुछ समय के लिए शांत हो गया, क्योंकि उन्हें अकबर के क्रोध का भय था। अगर इस विकट समय में उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की तो वे खुद फंस सकते हैं। अकबर ने एक दिन बीरबल से निजी तौर पर बातचीत की। तुम्हारे भीतर इतनी सूझबूझ कहाँ से आती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह दरबार ही मेरी पाठशाला है। लोगों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके स्वार्थ और उदारता को समझकर ही मैंने सीखा है। अकबर ने सराहना की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जबकि विदेशी और दरबारी षड्यंत्र कम हुए, अकबर ने फिर प्रजा की समस्याओं पर ध्यान दिया। सिंचाई, शिक्षा, कर व्यवस्था, सड़कें इत्यादि। बीरबल को कई प्रांतों की जांच का काम मिला। वे गांव-गांव घूमकर लोगों की शिकायतें सुनते, स्थानीय मुखियाओं से मिलते और तुरंत कुछ सुधार लागू करवाते। कई जगहों में भ्रष्ट जमींदारों ने जनता पर अत्याचार कर रखा था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी, महाराज, इन जमींदारों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना लोगों में असंतोष बढ़ेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी मनमानी करे उसकी जागीर जब्त कर ली जाए। इस कदम से प्रजा को राहत मिली और दरबार की विश्वसनीयता बढ़ी। इन्हीं सुधारों के बीच मुल्ला दो प्याजा, जो कुछ समय के लिए शहर से बाहर गए थे, वापस लौटे। उन्होंने दरबार में आकर एक हास्य प्रस्तुति दी। अकबर के दरबार में आए दक्षिणी दूत ने मसाले से खेल किया, पर हमारी चखी हुई मूली इतनी तीखी थी कि उसका मुंह बंद हो गया। सब हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, दो प्याजा, तुम्हारा व्यंग्य सचमुच सटीक है। तुम गैर मौजूद थे तो बड़ा कांड हो गया था, पर अब जरा हमारे तनाव को कम करने का काम करो। दो प्याजा ने खुशी खुशी नए चुटकुले सुनाए और दरबार में हल्का फुल्का माहौल बन गया। अकबर ने फिर से अपने पुराने सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धार्मिक सहिष्णुता, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख आदि सभी को एक समान दरबारी सम्मान मिले। उन्होंने एक साझा प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां विभिन्न धर्मों के संत विद्वान इकट्ठा हुए और अपने अपने मत बताए। कुछ कट्टरपंथी विरोध में भी थे, पर बीरबल ने समझाया, महाराज का मकसद है कि लोग आपस में न लड़े, बल्कि एक दूसरे के विचार समझें। बहस और मतभेद से सीख मिलती है, घृणा से नहीं। सभा सफल रही और अकबर ने बीरबल की धर्मनिरपेक्ष सोच की सराहना की। दरबार के नवरत्नों में बैठक हुई। अकबर, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल आदि ने मिलकर भविष्य के खतरों पर चर्चा की। विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, प्रशासनिक भ्रष्टाचार इत्यादि। टोडरमल ने कहा, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। तानसेन ने संगीत के जरिए समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। अबुल फजल ने इतिहास से सीख लेने को कहा। बीरबल ने निष्कर्ष दिया, हमारे सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन हमारी एकता और न्यायप्रियता हमें मजबूत बनाएगी। अकबर ने सहमति जताई, यह दरबार तभी तक सफल है जब तक हम सब साथ हैं और प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखते हैं। अंततः इस विशाल महागाथा के समापन पर हम देखते हैं कि अकबर और बीरबल ने मिलकर दक्षिण से आए दूत के षड्यंत्र को विफल किया, रूपांजलि जैसी निष्ठावान दरबारी को बचाया, महंगाई व आर्थिक संकट पर काबू पाया
और प्रजा को राहत देने वाले कई सुधार लागू किए। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल है। दक्षिण का नया राजा भी मैत्रीपूर्ण रवैया अपना रहा है और मुगल साम्राज्य की आंतरिक शक्ति का अनुभव कर चुका है। दरबार में कट्टरता कम हुई है, ईर्ष्यालु गुट फिलहाल दबा है और सांस्कृतिक सौहार्द की नई लहर चल रही है। अकबर और बीरबल की मित्रता, जो इस कहानी का मूल है, और भी प्रगाढ़ हो गई। दरबार में सब कहते हैं, जब तक हमारे पास अकबर जैसे न्यायप्रिय राजा और बीरबल जैसे बुद्धिमान सलाहकार हैं, तब तक कोई भी षड्यंत्र हमें हिला नहीं सकता। यह महागाथा यही विराम लेती है, पर इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बाहरी या आंतरिक संकट आया, यह जोड़ी अपनी समझ, हंसी और नैतिक मूल्यों से हर बार जीत हासिल करती रही।